साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार जा चुकी है और अब बीजेपी के हाथ में राज्य की कमान भी आ चुकी है और एक तरह से कहें तो महाराष्ट्र में बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है, उलट चुकी है, क्योंकि कल तक सत्ता और पावर शिवसेना के पास थी, संजय राउत के पास थी, लेकिन अब संजय राउत के साथ साथ शिवसेना के हाथ से सब कुछ निकल चुका है। उल्टा संजय राउत की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि संजय राउत ही सामने से बोलते रहे हैं, विरोधियों को, बीजेपी को नीचा दिखाते रहे हैं, जवाब देते रहे और अब बारी बीजेपी की है। जी हां, ऐसा ही कुछ हो सकता है मुंबई में, महाराष्ट्र में, क्योंकि नई सरकार का पहला काम संजय राउत पर शिकंजा कसना होने जा रहा है और ईडी सीधे सीधे संजय राउत को जेल में डाल सकती है। ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं, ऐसी कुछ बातें कही जा रही हैं, सामने आ रही हैं, क्योंकि फडणवीस ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। तो क्या है पूरा मामला, क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने और क्या होने वाला है मुंबई में, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में जिसकी कल्पना भी शायद शिवसेना और संजय राउत ने नहीं की होगी, वो हो गया। उनकी सरकार चली गई, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ गया और करीब करीब 2.5 साल में उनकी सरकार का बोरिया बिस्तर बन गया। अब बीजेपी फिर से सत्ता में है, देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री। अब जब देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी विपक्ष में थे तो फडणवीस ही सबसे ज्यादा मुखर होकर सरकार पर, सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाते रहे और फडणवीस के आरोपों के बाद नवाब मलिक के खिलाफ भी एक्शन हुआ। नवाब मलिक को जेल भेजा गया, ईडी की जांच और केस दोनों चल रहे हैं और वहीं संजय राउत और फडणवीस के बीच भी खासी जुबानी जंग हुई और ईडी ने इस बीच संजय राउत पर भी शिकंजा कस लिया है। करीब 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत पर भी आरोप लगे, उनकी पत्नी पर भी आरोप लगे और राउत को ईडी ने समन भेज दिया। हालांकि अभी तक संजय राउत की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि वो शिवसेना के ताकतवर प्रवक्ता थे और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चल रही थी। लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है, क्योंकि अब शिवसेना विपक्ष में आ गई है और सत्ता बीजेपी के पास है और संजय राउत का मामला अब और ज्यादा बिगड़ गया है। संजय राउत बीजेपी के पहले और सबसे पहले निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के साथ संजय राउत के 36 के आंकड़े थे, बल्कि जो शिवसेना के बागी विधायक हैं, एकनाथ शिंदे हैं, उनके साथ भी संजय राउत ने तीखी बातें कही थी। उनको लेकर भी संजय राउत ने बहुत कुछ कहा था और वो पूरा ग्रुप भी संजय राउत से नाराज बताया जा रहा है और संजय राउत पर एक्शन चाहता है। जी हाँ, ऐसी बातें महाराष्ट्र से आ रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे ज्यादा मुश्किल संजय राउत को ही आने वाली है, क्योंकि अब तक उन्हें ईडी के समन तो मिल रहे थे, लेकिन बड़ा एक्शन और कड़ा एक्शन हो नहीं रहा था। मगर उनकी अब सारी पावर चली गई है, तो अब बड़े और कड़े एक्शन की तैयारी है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा है कि जिसने भी गलत किया है उसे अब वो छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, सबकी जांच होगी। फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिछली सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार में हुए कामों की जांच होगी और जांच के बाद गड़बड़ी पाई गई तो एक्शन भी होगा। और साथ ही साथ फडणवीस ने ये भी कहा है कि जिन लोगों पर सेंटर यानी कि केंद्र की एजेंसियों के केस चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है, उनके खिलाफ राज्य में अगर कुछ गलत मिलता है तो फिर राज्य की पुलिस राज्य में भी उनके कानून काम लेगा, एक्शन लेगा और कड़ा एक्शन होगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे इशारा नवाब मलिक, अनिल देशमुख के साथ संजय राउत पर भी है, क्योंकि इन तीनों पर ही सेंट्रल एजेंसीज के केस चल रहे हैं। संजय राउत ही बीजेपी को, फडणवीस को खुली चुनौती देते रहे हैं कि दम है तो उन्हें गिरफ्तार करें, दम है तो उन्हें अरेस्ट करें, एक्शन लेकर दिखाएं। और अब साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि एक्शन होगा, कड़ा होगा, बड़ा होगा, भरपूर होगा और जिससे साफ है कि संजय राउत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले में बहुत बड़े आरोप है, उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर उन्हें भी मुंबई की उसी आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा जहां नवाब मलिक को रखा गया था और नवाब मलिक को बिल्कुल सिक्योर सेल में रखा गया था। और आर्थर रोड जेल सूत्रों से खबर है कि नवाब मलिक के पास वाली बगल वाली सेल को खाली करा गया है, उसकी सफाई कराई गई है, जिससे यहाँ पर बड़े संकेत मिल रहे हैं, बड़ी बातें निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर पात्रा चौल घोटाला अब संजय राउत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, एक तरह से उनके लिए फांस बन गया है।
है। राउत का आगे का जीवन बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है और बेहद ज्यादा संभावना इस बात की है कि संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और वैसे तो संजय राउत उस तरह के तेवर अब नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब अगर आदत अब भी नहीं सुधरी और वैसे ही तेवर संजय राउत ने दिखाए, पूछताछ में सहयोग नहीं किया, ईडी संतुष्ट नहीं हुई, तो फिर बैंड बजेगा, बड़ा वाला बैंड बजेगा और तय हो जाएगा कि ईडी कड़ा एक्शन लेगी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नई सरकार का पहला निशाना संजय राउत हो सकते हैं। संजय राउत ने जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर हमले किए थे, जिस तरह से उन्हें जवाब दिए थे, माना जा रहा है कि संजय राउत पर भी उसी तरह से एक्शन हो सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई संजय राउत को अब भी जेल भेजा जाएगा या फिर संजय राउत के साथ कुछ और होगा? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जारी है, सियासी तस्वीर लगातार बदल रही है। उद्धव ठाकरे सरकार बचाने की कवायद भी जारी है। महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन शिवसेना के सामने डबल मुश्किल है। शिवसेना के सामने सरकार बचाने के साथ साथ पार्टी का अस्तित्व बचाने का भी चैलेंज है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कल यानी कि 30 जून का दिन बेहद खास अहम होने वाला है, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर बहुमत साबित करने को कहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को शक्ति परीक्षण करना होगा और राज्यपाल ने संविधान में मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे को 30 जून को बहुमत साबित करने को कहा है। अब इस बीच फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है, लेकिन सच तो यही है कि उद्धव ठाकरे को कल नहीं तो परसों एक न एक दिन बहुमत तो साबित करना ही होगा, वरना केंद्र सरकार राष्ट्रपति की इजाजत लेकर आगे एक्शन भी ले सकती है। अब जहां तक एक तरफ सरकार को बचाने की अफरा तफरी मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत लापता हो गए। जी हाँ, शिवसेना सूत्रों की माने तो संजय राउत 28 जून को अलीबाग में एक मीटिंग के लिए निकले थे और वहाँ से वापस नहीं लौटे हैं। अलीबाग जाने से पहले राउत ये भी बयान कर गए थे कि मैं अलीबाग जा रहा हूं, ईडी को गिरफ्तारी करनी है तो वो कहीं से भी कर सकती है। यानी कि राउत को अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी होनी पक्की है और इसीलिए सूत्रों की माने तो संजय राउत अलीबाग से लौटे ही नहीं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि संजय राउत खुद को कैसे भी गिरफ्तारी से बचाना चाहते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि वो अभी पूरी तरह सरकार की डूबती नाव में सवार हैं और ऐसे में राउत जेल चले गए तो नाव को कोई बचा नहीं पाएगा और राव या कहें कि बचाना मुश्किल हो जाएगा। संजय राउत अच्छी तरह जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने के लिए शिवसेना को उनकी रणनीति की जरूरत है और ऐसे में गिरफ्तारी हो गई तो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब खबरों की माने तो ईडी की एक टीम अलीबाग भी गई थी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है कि राउत के खिलाफ जांच कर रही ईडी की टीम 28 जून की दोपहर के बाद अलीबाग गई थी, मगर वहां से लौटी तो टीम के अलावा साथ में कोई नहीं था। अब ऐसा हो सकता है कि ईडी की टीम किसी और काम से भी अलीबाग गई हो, या हो सकता है कि ईडी की टीम को राउत ना मिले हो लेकिन टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। खैर, फिलहाल तो ईडी की टीम ने संजय राउत को 30 जून तक की फौरी राहत दे दी है, मगर 1 जुलाई को ईडी दफ्तर में फाइनली बुला लिया है। बयान दर्ज कराना ही होगा। ईडी की टीम ने सिर्फ 24 घंटे में दूसरा समन जारी किया और राउत को 1 जुलाई को पेश होने का समन भेज दिया, मगर राउत की समन को लेकर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अक्सर बयान देने वाले संजय राउत फिलहाल चुप है, कुछ बोल नहीं रहे। अब चाहे जो भी हो, मगर खबरें तो यही आ रही हैं कि संजय राउत को अलीबाग में सबने देखा, मगर वहां से वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। तो संजय राउत आखिर गए तो गए काम? क्या ये ईडी की गिरफ्तारी का डर है या फिर संजय राउत अंदर खाने कोई अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।